हेलो व्यूअर्स, आप सभी का लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे बिकॉज आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला, आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है और उसका डिसीजन आया है जहां पे रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है, 5.25% पे ही रखा गया है, which clearly indicates that RBI Monetary Policy Committee at this point of time is focusing both on inflation and growth. और इसीलिए एक फ्लेक्सिबल सेफ अप्रोच लेते हुए दे हैव डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड। लेकिन इस डेवलपमेंट के अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने मिलके फॉरेन कैपिटल के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। यू नो दैट 2025 एंड 2026 अभी तक this time has been difficult for India's external market, external sector, because जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जो आज प्रोबेबली आपको पता होगा, उसकी वजह से इंडिया के रुपी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना है। रुपी लगातार डेप्रिशिएट कर रही है और ये डॉलर जो इंडिया को हमेशा से आता है, ये डॉलर अगर हमारे पास नहीं आएगा तो फिर हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करेंगे? बिकॉज अभी तक द गुड पार्ट वाज दैट ऑल्दो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, हम लोग ओवरऑल बेसिस पे अगर आप गुड सर्विस सबको मिला दें तो दोनों को मिलाकर हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है। ऑब्वियसली जो गुड्स में ट्रेड है वो बहुत बड़े डेफिसिट में है, सर्विसेज में हमारा सरप्लस रहता है, बट क्योंकि गुड्स में हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है, दैट्स व्हाई ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, विच मीन्स नेगेटिव का मतलब वी आर लूजिंग डॉलर। लेकिन वो डॉलर हमारा कहीं ना कहीं से इस इन्वेस्टमेंट सरप्लस से मैनेज हो पाता था। इन्वेस्टमेंट मतलब जो एफडीआई का पैसा इंडिया में आता था, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा इंडिया में आता था, उससे हम लोग कुछ हद तक इस ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस कर पाते थे। बट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इज ट्रेड डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड एंड दिस जो हमारे लिए एक बफर था, इट प्रोवाइडेड अस दैट सेफ्टी वॉल्व, दिस इज ऑल्सो ब्रेकिंग बिकॉज लगातार एफडीआई और एफपीआई इंडिया में कम होते हुए दिख रहा है और आज इसकी वजह से इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर पे काफी प्रेशर बन रहा है। और इसी चीज को ठीक करने के लिए दिस फ्राइडे टुडे द गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैज टेकन अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेप्स कि डॉलर के इनफ्लो को वापस से बढ़ाया जा सके। यही चीज मैं बात कर रहा था। अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ का डेटा तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, नेट मतलब जो इंडियंस ने बाहर इन्वेस्ट किया और जो बाहर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो -11.7 बिलियन डॉलर रहा, जो अभी सबसे अपडेटेड डेटा हमारे पास मार्च 2026 का आया है। -11.7 बिलियन डॉलर, विच मीन्स वी आर लूजिंग डॉलर ओवर हेयर। और ये आपको पता है इसके रीजंस ऑब्वियसली हैं, क्योंकि इंडिया में एआई एज सच डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में सेफ एसेट्स की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना या गोल्ड में इन्वेस्ट करना, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर, एंड दैट्स वाई पैसा निकाला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है वो है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो, वो एक मैसिव डेफिसिट में होते हुए दिख रहा है। एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो देखिए, एफडीआई बेसिकली क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई तो आप उस कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आपके मतलब कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होता है, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और इसीलिए एफडीआई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है किसी कंपनी में तो आपको मिनिमम उस कंपनी के 10% शेयर परचेस करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इंडिया में ए है
और कोई यूएस की कंपनी को इंडिया की कंपनी ए में एफडीआई करना है, तो वो एफडीआई तभी काउंट होएगा जब यूएस की कंपनी इस कंपनी ए इंडिया में इस कंपनी ए की 10% से ज़्यादा शेयर परचेस करेगी। देन ओनली यू हैव अ गुड स्टेक, यू आर गोइंग टू वर्क विद दैट कंपनी। अगर 10% से कम का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेट्स से 5%, 2%, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ज़्यादा किया जाता है, मीडियम टर्म बेसिस के लिए ज़्यादा किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 10% से कम होता है। इसलिए एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट होता है, और एफपीआई जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपका शेयर्स में किया जाता है, बॉन्ड्स में किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है आपके एफडीआई और एफपीआई में बेसिक डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस मई का जो डेटा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेटा आया था, बिकॉज अगर आप इस साल 4 महीने का डेटा देखें, 4 महीने का, तो 4 महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला है, एंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑब्वियसली एफडीआई का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, इसलिए एफडीआई अगर देखा जाए तो इंडिया का पॉजिटिव है, ऑल्दो कम हुआ है, इससे ज़्यादा हमारा होता था, बट स्टिल वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। बट सबसे ज़्यादा विच इज़ ब्लीडिंग इंडिया इज़ एफपीआई। ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है शॉर्ट टर्म मीडियम रिटर्न इंडिया से नहीं बन सकता है, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी हो सकता है, एंड दैट्स वाई दे आर विड्रॉइंग दिस मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। और इस साल पहले 4 महीने में उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाला था। अगर मैं एफपीआई की बात करूं तो मैंने कहा 2025 में भी इन्होंने पैसा निकाला था। अगर मैं 2025 के 12 महीने का डेटा स्टडी करूं तो 12 महीने में इन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ निकाला था। बट 2027 दे हैव रियली शॉक्ड एवरीवन, बिकॉज पहले 4 महीने में ही इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए इंडिया के स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट से निकाल लिया है। और ये सारा पैसा इंडिया से डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट इंडिया के लिए आई थी 31 मई को, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा आया और उसमें भी हमारा जो डेफिसिट है वो 6 टाइम बढ़ के -$30.8 बिलियन पे गया, विच क्लियरली शोज कि इस समय अगर एक सबसे बड़ा खतरा आते हुए दिख रहा है तो वो एक्सटर्नल सेक्टर पे है, वो हमारे ट्रेड डेफिसिट पे है, वो हमारे डॉलर रिजर्व्स पे है, वो हमारे रूपी के लगातार डेप्रिसिएशन के ऊपर है। और इन सब का एक सबसे इमीडिएट रीजन जो है वो लगातार फॉरेन इनफ्लो जो है वो कम हुआ है, लगातार एफपीआई जो हैं वो अपना इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, लगातार स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपनी चीज़ों को बेच के वापस अमेरिका या किसी और कंट्री में जा रहे हैं। और इसीलिए इस चीज़ को रोकना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने रूपी के डिप्रिसिएशन को रोकना चाहते हैं, अगर हम अपने डॉलर के रिजर्व्स को बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए एक पावर पैक्ड फ्राइडे रिफॉर्म्स लाया गया है, बिकॉज कई सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। इसमें से गवर्नमेंट ने भी आज सुबह कुछ रिफॉर्म किया, आरबीआई ने भी कुछ रिफॉर्म किया। क्लियरली मैसेज है फॉरेन इन्वेस्टर्स को दैट डोंट बी स्केप्टिकल अबाउट इंडिया, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गुड। आपको हर एक इंसेंटिव्स, हर एक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, बट प्लीज कम एंड इन्वेस्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। सो ये एक मैसेज यहाँ पे देने का काम किया गया है और इसमें मेजरली 3 रिफॉर्म्स किए गए हैं। सबसे पहला रिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से है, जहां पे गवर्नमेंट ने एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, फॉरेनर्स के लिए खत्म कर दिया है। ये क्या है इसके बारे में बात करूंगा, बट पहले 3 रिफॉर्म्स देख लीजिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉरेनर्स का पार्टिसिपेशन है उसको एनहांस किया गया है। और तीसरा, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब एक एक करके लेट्स डिस्कस, अंडरस्टैंड ये तीनों रिफॉर्म्स क्या हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला रिफॉर्म है कि जो एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको एबॉलिश कर दिया गया है और ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया है। अब ये होता क्या है समझो, अगर आप मान लो इंडिया में कोई शेयर खरीदे थे, राइट, अब इस शेयर को आपने 2026 में खरीदा और इस शेयर को लेट से आपने 100 रुपए में खरीदा, आपने इसी शेयर को 2028 में बेच दिया और कितने दाम में बेचा, 200 रुपए में बेचा, विच मीन्स आपने इस शेयर को 100 रुपए में खरीदा था और आपने शेयर को सेल किया 200 में, तो आपका कैपिटल गेन्स कितना हुआ,
हाउ मच यू हैव गेन्ड इन द कैपिटल, इट इज 100 रुपीज। तो आपका जो टोटल कैपिटल गेन है वो 100 रुपए हो गया। अब इस 100 रुपए पे ऑब्वियसली टैक्स तो लगेगा। अब जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, वो एसेट हो गया प्रॉपर्टी, हो गया शेयर, हो गया बॉन्ड, हो गया कुछ भी हो गया, जब भी आप ऐसे कैपिटल एसेट को बेचते हो और उससे गेन्स होता है तो यू हैव टू पे अ टैक्स, यू हैव टू पे अ टैक्स। नाउ ये टैक्स हो सकता है आइदर द एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और इट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है एस्पिरेंट्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का मतलब, अगर मैं शेयर मार्केट के लिए बात करूं, अगर आप 2026 में शेयर खरीदते हो और 2027 12 महीने के पहले ही शेयर बेच देते हो, मान लो आज आपने जून में खरीदा और आपने जनवरी 2027 में बेच दिया, विच मीन्स यू आर बाइंग द शेयर टुडे एंड सेलिंग द शेयर बिफोर 12 मंथ। 12 महीने के पहले अगर आप शेयर बेचते हो और कुछ प्रॉफिट आता है आपका, लेट से आपने मान लो 150 में बेच दिया जनवरी 2027 में, तो ये जो 50 रुपीज का इनकम है आपका, जो कैपिटल गेन है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, बिकॉज you're मेकिंग दिस कैपिटल गेन विद इन 12 मंथ। आप 12 महीने के पहले ही उस एसेट को बेच के पैसे कमा रहे हो, तो उसके ऊपर आपको एसटीसीजी देना पड़ेगा। बट लेट्स से आप शेयर को 2026 में खरीद के 2028 में बेचते हो, विच मीन्स आफ्टर 2 ईयर। तो अगर आप कोई भी शेयर को 12 महीने के बाद बेचते हो एंड इन दैट यू गेन सम कैपिटल गेन्स, तो आपको उस पर क्या टैक्स लगेगा? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इसी तरीके से वेनेवर अ फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया के शेयर मार्केट, इंडिया के बॉन्ड मार्केट, अगर इसमें इन्वेस्ट करता है और उससे उसको कुछ कैपिटल गेन्स लगता है, तो वो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको 15% का एक हायर टैक्स देना पड़ता है, शेयर मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेचते हो, विच मीन्स आफ्टर 1 ईयर, 12 महीने के बाद, तो आपको जो शेयर मार्केट में कैपिटल गेन्स मिलेगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है 12.5% एलटीसीजी। मतलब एसटीसीजी जो शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन्स टैक्स है, दैट इज हायर बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स कम होता है। बजट 2024 में एलटीसीजी 10% था, जिसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। अब कहा गया है कि जो भी फॉरेनर्स, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अंतर क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मीन्स लेट्स से एन इंडिविजुअल, वो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है यूएस से, बट अ यूएस कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो उसको एफआईआई कहते हैं। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, नॉट इंडिविजुअल्स। इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे उनको जो कैपिटल गेन्स मिलता है, अगर इन कैपिटल गेन्स को वो 12 महीने के बाद लेते हैं, मतलब दे आर सेलिंग द शेयर्स आफ्टर 12 मंथ, और उसके ऊपर जो उनको कैपिटल गेन्स मिलता है उसके ऊपर इनको अब कोई भी टैक्स देने को नहीं जरूरत पड़ेगा, विच मीन्स द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द एफआईआईज हैज बीन कंप्लीटली एबॉलिश्ड। सेकेंड चीज क्या किया गया है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, तो ये जो रिफॉर्म है ये किसके लिए किया गया है? शेयर्स के लिए किया गया है। ये किया गया है बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक भी कहते हैं। अब देखिए क्या है कि मान लो ये जो जीसेक है, क्या इस जीसेक में जो आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, क्या इसमें फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। फॉरेन के लोग इंडिया के जीसेक्स को खरीद सकते हैं, बट इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर एक नया रूट निकाला था, जिसको हम एफएआर कहते हैं, फुली एक्सेसिबल रूट, फुली एक्सेसिबल रूट। अब ये फुली एक्सेसिबल रूट में क्या है कि मान लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो आरबीआई ने इशू किया है गवर्नमेंट की बिहाफ में, और फिर इस जीसेक को मैंने इस रूट के अंदर डाल दिया। मतलब आई हैव पुट दिस जीसेक आउट ऑफ मेनी जीसेक, क्योंकि हर साल बहुत सारे जीसेक्स इशू होते हैं, मैंने कुछ जीसेक्स को किसके अंदर डाल दिया? एफएआर के अंदर, फुली एक्सेसिबल रूट के अंदर। सो वंस द जीसेक comes under fully accessible route, then इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉरेनर्स का। मतलब फॉरेनर्स इस जीसेक को 100% खरीद सकते हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन।
तो ये कुछ साल पहले किया गया था कि जीसेक जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। इसके लिए एक नया रूट निकाला गया था, फुली एक्सेसिबल रूट। और फुली एक्सेसिबल रूट में कुछ जीसेक्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कहते हैं, विच मीन्स नॉट एवरी जीसेक इज एलिजिबल। आउट ऑफ मेनी जीसेक्स ओनली सम जीसेक्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ फुली एक्सेसिबल रूट, एंड वंस दे बिकम पार्ट ऑफ फुली एक्सेसिबल रूट 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। मतलब इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अब क्या कहा गया है कि ऐसे जी6 जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, मतलब 15 साल के जी6, 30 साल के जी6 या 40 साल के जी6, वो एफएआर में इंक्लूड हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर। वो सभी जो आपके सिक्योरिटीज हैं वो सभी बाय डिफॉल्ट एफएआर में इंक्लूड हो जाएंगे। विच मीन्स पहले आरबीआई को यह डिसाइड करना होता था कि आउट ऑफ लेट्स से डिफरेंट जी6 जो अलग अलग टेन्योर के हैं, 5 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, उसमें से कौन जीसेक एफएआर के अंदर इंक्लूड होगा। अब कोई भी जीसेक जो लॉन्ग टर्म के लिए है, विच मीन्स 15 साल, 30 साल और 40 ईयर्स, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर द एफएआर रूट, जिसके अंदर 100% इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। तो इससे अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गया एफएआर के बारे में, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो जीसेक एफएआर के अंदर नहीं है, मान लो 3 साल के बॉन्ड, 5 साल के बॉन्ड, 7 साल के बॉन्ड, 10 साल के बॉन्ड, जो जनरल रूट में आते हैं, वो फुली एक्सेसिबल रूट में नहीं आते हैं, वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस को काफी कम किया गया है। वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस जो एफपीआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स पे लगाया गया था वो कम किया गया है। विच मीन्स कि जो जीसेक एफएआर के अंदर आते हैं उनके लिस्ट को बढ़ा दिया गया है। विच मीन्स नाउ इफ गवर्नमेंट now if RBI is issuing any GSEC on behalf of government for 15 year, 30 year and 40 year, वो सारे GSECs ऑटोमेटिकली FAR में इंक्लूड होंगे, which will remove all the restrictions on foreign investor। और जो बाकी जीसेक्स हैं जो एफएआर रूट में एलिजिबल नहीं है, जो जनरल रूट में आते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं, बिकॉज जितने भी लॉन्ग टर्म जीसेक्स हैं तो वो अब ऑटोमेटिकली एफएआर में आ जाएंगे। जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म जीसेक्स हैं 5 साल 10 साल वाला, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस को काफी ज्यादा कम किया गया है। थर्ड रिफॉर्म जो किया गया है उसमें क्या किया गया है, आप देखिए कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर इस समय जो एनआरआईज हैं और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, एनआरआईज और ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं, वो इस स्कीम के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी। मतलब उनको सेबी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है और वो इस पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सुविधा जो इस समय केवल एनआरआईज और ओसीआईज के लिए था, नाउ दिस फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे जितने भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जो इंडिया से बाहर रिसाइड कर रहे हैं, उन सभी को इस पीआईएस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी दे दिया गया है। But means now these PROIs, all individual persons resident outside India, will be considered same as NRI और OCIs when it comes to investment। मतलब यहां पे कंपनीज को नहीं दिया गया है, कोई फॉरेन कंपनी को नहीं दिया गया, वो सारे फॉरेन इंडिविजुअल्स को दिया गया है जो इंडिया से इस समय बाहर रह रहे हैं। वो भी अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे उनको फायदा क्या हुआ कि जो पहले एक इंडिविजुअल ओवरसीज इन्वेस्टर है, मान लो ये एनआरआई है, ये इंडिया का है, ये अभी सऊदी अरेबिया में रह रहा है, या मान लो ये ओसीआई कार्ड होल्डर है जो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अब ले चुका है लेकिन है वो इंडियन ऑरिजिन का। ऐसे लोग इस समय, इनकी जो लिमिट थी कि वो किसी भी इंडियन कंपनी में 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई सऊदी अरेबिया में रहता हुआ एनआरआई वो किसी इंडिया की कंपनी में 9.9-10% ले सकता है, बिकॉज 10% से ज्यादा लेगा तो वो एफडीआई हो जाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि ऐसे जितने भी एनआरआईज हैं, ऐसे जितने भी ओसीआईज हैं, ये पूरे मिलाकर किसी भी इंडिया की कंपनी में या बॉन्ड में वो 24% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एक एनआरआई या एक ओसीआई मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता था, 10%।
और सभी एनआरआई, सभी ओसीआई को मिला दो तो वो कलेक्टिवली इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर सकते थे? 24%। किसी एक कंपनी के स्टॉक मार्केट में वो 24% इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये सुविधा पीआरओआईज को नहीं था। पीआरओआईज जो थे वो अभी भी 5% कर सकते थे इंडिविजुअल बेसिस पे, और टोटल मिला के वैसे फॉरेन इंडिविजुअल्स केवल 10% कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को इक्वल कर दिया गया है, विच मीन्स ऑल द पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी कंसिडर्ड सेम एज एनआरआईज एंड ओसीआईज, तो उनका भी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, और 10% का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। सो दिस इज अगेन अ गुड डेवलपमेंट, जिससे फॉरेन इनफ्लो आपका इंडिया में आने वाले समय में बढ़ सकता है। इसके अलावा एमपीसी ने कुछ रियली कंसर्निंग डेटा दिए हैं। हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% कर दिया गया है फ्रॉम 6.9%, और सीपीआई इन्फ्लेशन को बढ़ाकर 4.6 से 5.1% कर दिया गया है। तो इस समय इंडिया के ऊपर एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है, लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, और एक्सटर्नल सेक्टर में आपको पता है लगातार जिस तरीके से फॉरेनर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। बट इन 3 रिफॉर्म की वजह से ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटिमेंट गया है फॉरेनर्स को कि आप आइए, इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस काफी कम कर दिया गया है। और वो तमाम इंडिविजुअल्स जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो चाहे इंडिया के ओरिजिन के हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, बट अब उनको भी एनआरआई की तरह ट्रीट किया जाएगा, ओसीआई की तरह ट्रीट किया जाएगा अंडर द पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके अंदर कोई भी अमेरिकन, यूरोपियन, वो इंडिया के ओरिजिन का हो या ना हो, वो अब अकेले 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी लिस्टेड इंडियन कंपनी में, और वो टोटल कलेक्टिव लोग मिलकर 24% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे इसका रिजल्ट्स आते हैं, बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।